अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम आपके पास फिर से एक बार आए हैं ताकि आपका जो इंग्लिश पेपर है उसको हम अच्छी तरह से डिकोड करें, ताकि आपको समझ आए कि आपको राइटिंग स्किल्स कैसे लिखने हैं, रीडिंग कम्प्रेंशन क्या है, उसमें क्या करना है, आपको समरी कैसे लिखनी है, आपको टाइटल कैसे देना है, नोट मेकिंग कैसे करनी है और जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे करना है अटेम्प्ट। तो चलें शुरू करते हैं। तो देखें, अगर हम आपकी इंग्लिश की बात करेंगे, जो आपका इंग्लिश है, जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो हम पहले ये देखेंगे इसमें कितने सेक्शंस आते हैं। आप याद रखें कि आपके 80 मार्क्स है थ्योरी के, बाकी जो आपके 20 है वो तो इंटरनल है। तो आपके 3 सेक्शंस हैं इंग्लिश में, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, तो सेक्शन ए के आपके 20 मार्क्स है, जो आपका रीडिंग कम्प्रेंशन है। दूसरा जो आपका सेक्शन है राइटिंग स्किल्स का, उसके 30 मार्क्स है। और जो आपका सेक्शन सी है लिटरेचर का, उसके 30 मार्क्स है। ठीक है, तो आपका जो सेक्शन ए है वो क्या है, वो आपका रीडिंग कम्प्रेंशन सेक्शन है। दैट इज रीडिंग कम्प्रेंशन। तो अगर आप रीडिंग कम्प्रेंशन को देखोगे, उसमें आपको 2 पैसेज आते हैं। एक आती है अनसीन पैसेज, एक को बोलते हैं हम अनसीन पैसेज, उसके 10 मार्क्स है। और दूसरी आती है सीन पैसेज, उसके 10 मार्क्स है। ठीक है, तो देखें, चलिए मेरे पास अभी 25 का पेपर है, पहले हम इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। देखें, ये आपका सेक्शन ए है। ठीक है, ये 25 का पेपर है। तो इसमें क्या है, पहला जो इसमें सेशन है वो रीडिंग कम्प्रिहेंशन का है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन मीन्स कि आपको कोई चीज़ पढ़नी है, उसके बाद उसको समझना है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आपको ये पैसेज दी गई है, इसको आप पहले पढ़ना है, उसको समझना है। उसके बाद जो इसमें फैक्ट्स है, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैन पॉइंट्स हैं, उनको आपको लिखना है। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो चलिए, आपको दी गई है पैसेज, इसको बोलते हैं अनसीन पैसेज। ठीक है, जिसका आपको अभी टाइटल नहीं पता है, जिसको आपको पहले समझना है, उसके बाद उसका टाइटल देना है, उसके बाद समरी लिखनी है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको इफ़ रीड द फॉलोइंग पैसेज मेक नोट्स 5 मार्क्स, मतलब नोट बनाने के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड राइट अ समरी, समरी लिखने के आपके 4 मार्क्स मिलेंगे। और गिव इट ए सूटेबल टाइटल, उसके बाद जब आप टाइटल दोगे तो उसको 1 मार्क्स आएगा, तो हो गए 10 मार्क्स। ठीक है, तो देन यहाँ पे एक पैसेज दी गया, द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज इंक्रीज लाइफ स्पैन ऑफ people today, people live longer than they used to be, but unfortunately by census provided। तो ये बहुत बड़ी है, तो हम इसको पढ़ते हैं पहले। ठीक है, ये 2-4 पेज में होती है, मैंने इसको प्रिंट किया है 1 साइड प्रिंट, इसीलिए ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ तक ये पैसेज है। जब आप इसको देखते हो, जब आप इसको समझते हो, तो आपको एक चीज़ लगती है कि आपको अब क्या करना है। अब आपको इसी पैसेज को आपको कैसे लिखना है। देखो, आपको नोट मेकिंग करनी है। पहले आप टाइटल लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे आप टाइटल लिखोगे। तो टाइटल आप कैसे लिखोगे, टाइटल आप कैसे निकालोगे, जब आप इस पूरी पैसेज को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक ज़रूर एक चीज़ आएगी, ये पैसेज किसके बारे में है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इस पैसेज को पढ़ते हो, हालांकि अगर मैं सारी पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये जो मैंने पैसेज, जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ आती है, ये जो पैसेज है ये एज्ड पीपल के बारे में है। डैट मीन्स कि इस पैसेज का जो टाइटल बनेगा वो क्या बनेगा, द प्रॉब्लम्स of the aged and the dignified care। तो इस चीज़ मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास इस पूरी पैसेज में हमारे पास हमें 2 चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक, एक तो प्रॉब्लम्स किनको फेस करनी पड़ रही है, एज्ड पीपल को, जो मतलब बुजुर्ग पीपल है उनको, और उनकी जो डिग्निफाइड केयर है कि हम उनकी केयर कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशंस उसका, कि जो उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है उनका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो जब आप इस चीज़ को पढ़ते हो तो पहले ही मैन नोट निकलता है कि जो एडवांसमेंट हो रहा है मेडिकल साइंस में, उससे क्या हो रहा है कि इंक्रीजमेंट इन द लाइफ स्पैन, मतलब जो अभी तक लाइफ स्पैन कम था उसका बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए मेडिकल साइंस में। ठीक है, जिसकी वजह से किसी भी बीमारी का आप इलाज होता है। ठीक है, हालांकि मौत तो अल्लाह के वो तो अल्लाह को पता है कब आएगी,
उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, बट हम इसके हिसाब से पढ़ रहे हैं कि जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि एडवांसमेंट हो रहा है साइंस में। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पहले जब आप इसको लिखोगे दैट इज़ जो आपका मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट आप क्या लिखोगे कि इंक्रीजेड, हम लिखेंगे इंक्रीजेड लाइफ स्पैन, ठीक है। क्योंकि पहले पैराग्राफ में हम इसी पे फोकस करेंगे कि जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है कि जो ये पैसेज बोल रही है वो बोल रही है कि लाइफ स्पैन में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। बट लाइफ स्पैन को आप ऐसे भी इंक्रीज़ लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कैसे इंक्रीज़ हुई है, ठीक, मतलब कि इंक्रीज़ तो हुई है बट कैसे इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि मेडिकल साइंस हम क्या लिखेंगे, हैज़ नाउ बीन एडवांस्ड। तो इसका मतलब हमने पहला मैन पॉइंट क्या लिखा कि इंक्रीज लाइफ स्पैन, मतलब कि लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मेडिकल साइंस ने क्या किया, एडवांस किया है, अपने जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एडवांस किया है, जिसकी वजह से हम किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस होता है। तो पहले लाइन से हमने, पहले पैराग्राफ से हमने ये चीज़ें निकाली। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, द पर्पज़, देखो इनका पर्पज़ क्या होता है। पर्पज़ इन दियर लाइफ आर टू थिंग्स, दैट इज़ हेल्प मैन टू कैरी ऑन अंडर मोस्ट एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली एल्डरली पीपल आर डिवाइडेड। उसके बाद आप लिखोगे पर्पज़, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप 5-6 नोट्स लिखोगे। उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन कहाँ पे होगा, सॉल्यूशन लास्ट पे होगा, ठीक है। सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको लास्ट पे क्या लिखना है, सॉल्यूशन। तो जब आप सॉल्यूशन पे लिखोगे, मतलब आपने मैन पॉइंट लिखा, 1.1 लिखा, उसके बाद आप 2 लिखोगे, पर लिखोगे 2.1। हाँ, फिर उसका भी आप सब नोट लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2.1 है, उसका भी लिखो 2.1.1, मतलब 2.1 का 1, उसका अलग पॉइंट, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर जब आप ये नोट्स ख़त्म करोगे, उसके बाद आपको क्या करनी है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि समरी आपको लिखनी है। समरी के लिए आप सबसे अच्छा जो है वो क्या है कि आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। उसके बाद आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे समरी, ऐसे ऊपर सेंटर में, ठीक है। उसके बाद ये जो आपने पैसेज लिखी थी, इसका आपका टाइटल जो लिखा था, द प्रॉब्लम्स ऑफ द एजड एंड द डिग्निफाइड केयर वगैरह, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि इस पैसेज में मुझे क्या क्या समझ आया, कि प्रॉब्लम्स जो हो रही है फेस एजड पीपल, उनको हम, उसके बाद आपको लास्ट लाइन पे लिखना है कि उसकी सॉल्यूशन क्या है, हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, उनको लव देना है, केयर देनी है उनकी, डैट इज़ वाई वो आपको क्या क्या करना है, फिर लास्ट पे लिखना है। तो मतलब आपको यही 50 वर्ड्स आपको पैसे समरी लिखनी है, बस ख़त्म हो गई ये बात, ठीक है। आगे आपको कितने, 10 मार्क्स। उसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि वह क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। डैट मीन्स कि अब ये क्या है, अब इसको बोलते हैं सीन पैसेज, ठीक। अब इसको यहाँ पे पढ़ना है, उसके बाद उसको क्या करना है, क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे लिखा है सुपरस्टिशंस हैज़ प्लेड अ यूनिक रोल। सुपरस्टिशंस होता है मैजिक, मतलब हम बोलते हैं ना कि ब्लैक मैजिक वगैरह, ये सब चीज़ें वही आती है सुपरस्टिशंस में, ठीक है। तो जब आप इस पोएम को, जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप जाओगे क्वेश्चन सेशंस पे। क्वेश्चन पे क्या लिखा है कि हाउ डू यू डिफाइन ए सुपरस्टिशंस, कि आप कैसे कर सकते हो सुपरस्टिशंस को डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ पे लिखा है सुपरस्टिशन इज़ अ बिलीव। यहाँ पे जो भी आपको डेफिनेशन सबसे अच्छी लिखी लगेगी वो आप इस पे छाप दोगे, ठीक है। सुपरस्टिशन होता है एक किस्म का मैजिक, मतलब करते हैं ना किसी पे जादू, काला जादू जिसको आप बोलते हो, वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखेंगे, इस पैसेज को देखेंगे, इस पैसेज में हमें क्या समझ आता है, इसको अगर हम टाइटल लिखेंगे, इसका यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया होगा कि टाइटल भी इसको लिखना है। ये देखो यहाँ पे भी लिखा है
वो तो होगा वो टाइटल का। हाँ देखो, गिव अ सूटेबल टाइटल। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इस पैसेज को देखोगे, तो आपके दिमाग में क्या टाइटल आएगा? आपके दिमाग में ये टाइटल आएगा। ये जो यहाँ पे जो पूरी पैसेज है, ये किसके बारे में है? ये सुपरस्टिशंस के बारे में है। सुपरस्टिशन मीन्स कि काला जादू। डैट मीन्स कि आपका जो पैसेज आएगा वो क्या आएगा? पैसेज का जो टाइटल आएगा वो क्या आएगा? द रोल सॉरी एंड डिक्लाइन। एक तो रोल क्या है, एक क्या है, एक रोल क्या है, किसका रोल है, किसका रोल? सुपरस्टिशंस का। और उसका डिक्लाइन, ठीक है। द रोल एंड डिक्लाइन ऑफ सुपरस्टिशंस, मतलब एक रोल ब्लैक मैजिक का और दूसरा इसका डिक्लाइन, ठीक है। वो आपको समझना है यहाँ पे। उसके बाद वो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। गिवन एंटोनिम ऑफ एडवर्स। तो एडवर्स का मतलब देखो, एडवर्स का जो एंटोनिम है, उसका जो जिद है, मतलब जिसको आप जिद बोलते हो, वो, तो इसको यहाँ पे आपको जिद लिखना है। डैट इज़ अनफेवरेबल लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपको वाई डिड एंशिएंट पीपल फॉर्मुलेट टू मैनी सुपरस्टिशंस बिलीव्स, ये आपको इस पोइम में ढूंढना है, ये आपको ढूंढना आना चाहिए। और वो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस इतना ही है। ओबियसली आप सबको तो इंग्लिश लैंग्वेज तो समझ आती होगी। आज के ज़माने में तो वो कोई नहीं होगा जिसको नहीं आती होगी। तो आराम से उसको, इसके क्वेश्चंस निकालने आराम से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है कि इन मिस्टीरियस फेनोमेना द वर्ड मिस्टीरियस इज, वो क्या हो सकता है? वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद तो एक और क्वेश्चन है, दैट इज गिव द नॉन फॉर्म ऑफ इग्नोरेंट, दैट इज इग्नोरेंस, ठीक है। इसका नाउन फॉर्म क्या है? द हूटिंग ऑफ एन ओवल। ये भी आपको देखना है, ये भी आपको इसी देखो यहाँ पे मिल सकता है कहीं पे। हूटिंग वर्ड तो ढूंढना है, फिर खुद मिल जाएगा ये कहाँ पे है। देखो यहाँ पे है ना, द होर्डिंग ऑफ एन ओवल एट नाइट वॉज अ साइन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? इसको कंप्लीट करना है ना, यहाँ पे लिखा है ना दैट इज डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। वो क्या, वो कौन सा साइन था? वो डिस्ट्रैक्शन का साइन था, ठीक है। विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस सुपरस्टिशन हैड डाइड डाउन कंप्लीटली। ये भी आपको इसमें मिलेगा। दैट इज विच नंबर इज यूजुअली टेकन टू बी अनलकी। ये आपको खुद भी पता होगा कि अनलकी कौन सा नंबर पाया जाता है। दैट इज क्या? दैट इज 13, ठीक है। Which word in para has para to means almost certain to happy very soon? वो कौन सा वर्ड है कि जिसकी मीनिंग है कि ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैप्पी वेरी सून? ये आपको देखना है। जो है सूटेबल टाइटल तो अभी हमने दिया था इस पैसेज का। वो क्या था कि द रोल एंड डिक्लाइन ऑफ सुपरस्टिशन। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका सेक्शन भी आता है। अभी तक जो सेक्शन था उसके 20 मार्क्स थे। उसके बाद आपका राइटिंग स्किल्स है। इसमें कितने मार्क्स है? इसमें 30 मार्क्स आपके होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे जो आपका पहला चीज़ है वो है एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो अगर आप इसको देखोगे तो आप देखो, आप पहले पढ़ो, you need the services of an electrician for the repair of some damaged wiring and circuit points. Write an advertisement to be published in a local न्यूज़पेपर फॉर द सेम। मुझे लगता है इन दोनों में जो आसान है वो यही है, एडवर्टाइजमेंट। आप ये एडवर्टाइजमेंट ही लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे, देखो एडवर्टाइजमेंट तो दो किस्म के होते हैं। एक, जब आपको कोई चीज़ सेल करनी होती है, मतलब आपके पास कोई चीज़ है, आपके पास कोई, या आपके पास मतलब आप किसी कंपनी के सीईओ मालिक हो, तो आप यहाँ कोई टीचर ढूंढ रहे हो, तो आप किसी को क्या कुछ ऑफ़र कर रहे हो यहाँ से। दूसरी चीज़ होती है मिसिंग। जब भी कोई चीज़ घूमती है तो आप उसके लिए भी एडवर्टीज़मेंट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या है, आपके जो घर में क्या हुआ कि आपके घर में जो वायर्स हैं, वायरिंग है, वो डैमेज हो रही है, डैमेज हुई है, और सर्किट पॉइंट भी डैमेज हो रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको एक इलेक्ट्रिशियन ढूंढना है। कैसे? एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए से। तो यहाँ पे जो एडवर्टीज़मेंट है, इसको आप कैसे करोगे? देखो, आप इसके लिए भी आपको यहाँ पे बॉक्स बनाना होगा। उसके बाद ऊपर उसको एडवर्टाइजमेंट लिखना होगा। लिख सकते हो, यहाँ लिखोगे भी नहीं, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर जब लिखोगे वो भी वही होता है। तो एडवर्टीज़मेंट जब आप उसको लिखोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या करना है आपको अभी। तो उसका जो टाइटल बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रिशियन
इलेक्ट्रिशियन नीडेड अर्जेंटली। ठीक, तो जब आपने ऊपर ये लिखा, उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है। बॉडी में आपको क्या लिखना है कि हमारा जो घर है वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे जो वायर है वो डैमेज हुई है और सर्किट पॉइंट भी डैमेज हुए हैं। तो लिहाजा करके हमें एक एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिशियन चाहिए जो हमारे घर की वायरिंग को ठीक कर सके। उसके बाद आपको लास्ट पे क्या लिखना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है या अपनी ईमेल, उसके बाद ईमेल भी लिख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे अपना नंबर नहीं लिखना, फिर बोर्ड वाले फ़ोन करेंगे। तो उसके बाद आपको और है, तो हमने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना है, तो उसका मतलब ये हमें ये नहीं करना है। ठीक है, हमें इनविटेशन नहीं लिखनी है। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें, ट्रैफिक जैमिंग हैज़ क्रिएटेड havoc on the city roads, write a letter to the traffic commissioner about this menace and request to take urgent measures to relieve the people of this problem। तो ट्रैफिक जैम हुआ है, उस पर आपको ट्रैफिक कमिश्नर को मैसेज क्या बोलते हैं उसको, लेटर लिखनी है। आपको उसको बोलना है कि आप इसको प्लीज़ आप यहाँ पे आइए, इसको आप मैनेज करें। ठीक है, तो उसमें आप क्या लिखोगे, पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हो, वो तो आपको पता ही हुआ, लेटर टू द ट्रैफिक कमिश्नर। ठीक है, उसके बाद आप सेंटर्स एड्रेस लिखोगे टू द ट्रैफिक कमिश्नर। ठीक है, उसके बाद आप क्या क्या करोगे, आप सब्जेक्ट लिखोगे। उसके बाद आप बॉडी लिखोगे। बॉडी में आप क्या लिखोगे कि यहाँ पे इस जगह पे ट्रैफिक हुआ है, ट्रैफिक जैमिंग हुई है, तो हम प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे आइए और ट्रैफिक को मेंटेनेंस करिए। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को, इसका आप सॉल्यूशन फटाफट निकाले। ठीक है, अब होगी ये भी। अब लेकिन आप उसको रेंज देखिए, ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 120 to 150 वर्ड्स लिखना है। मिनिमम कितना है, 120 आप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स। बस इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद इसमें भी और है, इसमें आपको ये भी लिख सकते हो, लेटर टू एडिटर। ये जो है ना, लेटर टू एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, ये आप उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आती है। ये एडिटर को आपको ये लेटर लिखनी है, उसको बोलना है कि जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कौन, स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रेपरेशन फॉर एग्जाम ड्यू टू एब्रप्ट एंड अनशेड्यूल्ड एंड लॉन्ग, जो पावर कट्स हो रहे हैं, लाइट नहीं आ रही हमारे घर पे, पावर नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। सो प्लीज़ आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, ये भी आसान है। उसके बाद आपका जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है कि JNK SSRB हैज़ एडवर्टाइज्ड द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। ठीक है, देखो JNK SSRB जो है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पोस्ट निकाले हैं। ठीक है, पोस्ट किसके लिए निकाले हैं, लेक्चरर इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। राइट है, रिज्यूम। अब आपको क्या लिखना है, जब भी किसी चीज़ का पोस्ट निकलता है तो हम क्या लिखते हैं, रिज्यूम। मतलब अगर हमें लगता है कि जो यहाँ पे जो इस एडवर्टीज़मेंट में जो भी जो भी यहाँ पे सिचुएशन है, मतलब जो भी इसने यहाँ पे लिखा है कि क्वालिफ़िकेशन अगर मैच कर रही है, तो आप क्या लिखोगे, रिज्यूम। कि आप रिज्यूम लिखोगे उनको, ताकि मुझे भी ले लो, मैं भी इस जॉब के लिए, मतलब जो भी आपने कवरीज लिखी है, जो भी आपने जो क्राइटेरिया लिखा है, उसको मैं मैच कर रहा हूँ, तो आप मुझे ले लीजिए। तो उसके लिए आपको रिज्यूम लिखना पड़ेगा। रिज्यूम बहुत ही आसान है, तो आप रिज्यूम लिखोगे यहाँ पे। उसमें क्या आप क्या लिखोगे, पहले एप्लीकेशंस नेम। ठीक है, एप्लीकेशन कौन, आप हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल तौसीफ़, मेरा नाम है तौसीफ़। ठीक है, तौसीफ़ अहमद। उसके बाद आप लिखोगे पोस्ट अप्लाइड, तो आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, इसने लिखा है किसके लिए, लेक्चरर इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो आप इंग्लिश के लिखोगे, लेक्चरर इन इंग्लिश। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे। ठीक, कॉन्टैक्ट नंबर आप लिखोगे कुछ भी, 99 कुछ 56 कुछ भी। उसके बाद आप अपना नहीं लिखना, उसके बाद आप उसके नीचे आप ईमेल भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें, ताकि अच्छी बात है, इम्प्रेस हो जाएंगे बोर्ड वाले, उसी से तो मार्क्स मिलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। ठीक है, आपकी क्या है, फॉर एग्जांपल इसकी है PhD इन कंप्यूटर, या सॉरी PhD इन कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का भी पोस्ट है, तो इंग्लिश में भी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, या MA B.Ed इन इंग्लिश। ठीक है, MA इन इंग्लिश 3 years। उसके बाद लिखना है आपको एक्सपीरियंस कितना है, आप लिखोगे 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम आप लिखोगे, मसला ख़त्म। ठीक है, तो ये है रिज्यूम। अब इसके और एक चीज़ लिखी है, कवरिंग लेटर, उसको भी 2 मार्क्स है। कवरिंग लेटर मीन्स कि
आपने ये जो फॉर एग्जांपल उसमें आपको लेटर लिखनी है उनको, कवर लेटर में आप क्या लिखोगे कि आपने ये जो कवर लेटर में आप ये लिखोगे कि आपने ये जो एडवर्टीज़मेंट निकाला था जिसमें आपने बोला था कि लेक्चरर इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस, तो मैं जो भी क्राइटेरियाज आपने दी है उसको मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ। वो सारी जो क्राइटेरिया है वो मुझ में है, सारी एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है वो मुझ में है, तो आप मुझे ले सकते हो। मैंने रिज्यूम भी भेजा, आप उसको एक्सेप्ट करके मुझे इंटरव्यू के लिए ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ये लिखना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, इसमें भी माशाल्लाह ये है, और टू एज द एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन राइट आर्टिकल। देखो आर्टिकल आपने बहुत सारा अपने पेपर्स तो पढ़े होंगे जो होते हैं ना न्यूज़पेपर्स, उसमें क्या आता है आर्टिकल। तो आर्टिकल में आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल देखो आर्टिकल में यहाँ पे जो लिखा है, आपका टॉपिक क्या है, टू मच कंजप्शन ऑफ जंक फूड बाय द स्टूडेंट्स मेंशन इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल। देखो आपका जो टॉपिक दिया गया है यहाँ पे, दैट इज टू मच कंजप्शन ऑफ जंक फूड, ठीक है। उसके बाद बाय उसका आपके नाम लिखना है, आपका नाम फॉर एग्जाम्पल ताउसी, अपना ही नाम लिखता हूँ ताउसी, ठीक है। उसके बाद आपको आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल लाइंस में, उसमें आपको क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है। अगर आप जंक फूड्स खाओगे तो आपको इसके ये इफेक्ट्स हो सकते हैं, फीमेल्स में इसमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं, या मेल्स में इससे ये प्रॉब्लम्स होती है, ये हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। उसके बाद वो होता है फिजिकल, अगर आप मेंटल प्रॉब्लम से क्या होता है इससे, ठीक है। जो भी आप जंक फूड्स खा सकते हो उससे आपको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन आ सकता है, एंजाइटी आ सकती है। तो वो चीज़ भी आपको लिखनी है। कितनी लिखनी है, 200 वर्ड्स, मिनिमम है 200 तो 250 वर्ड्स आप लिख सकते हो, ठीक है। या आपको और भी दिया गया है स्पीच। देखो आपने बहुत बार मैंने तो कभी नहीं दिया है स्कूल में स्पीच, आपने शायद मत दिया होगा, कि आपको स्पीच देना है। किस पे स्पीच देना है, रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया। तो आपको जैसे आप स्पीच देते हो ना, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वगैरह, वो आपको ग्रीटिंग्स पहले लिखनी है। उसके बाद आपको टॉपिक, टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया। उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है कि आपको क्या रोल हो सकता है यूथ का किसमें, मॉडर्न इंडिया बनाने में, ठीक है। यूथ क्या क्या काम कर सकते हैं, वो एजुकेशन को ज़्यादा दर्जा दे सकते हैं, वो जो भी सफाई है, जो स्वच्छ भारत मिशन भी है इनका, उसमें आप बजट के हिस्सा ले सकते हो। जो भी कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन भी हो सकते हैं, उनमें भी आप बहुत ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वो आपको लिखना है। इनमें और है, या तो आपको आर्टिकल लिखना है या तो आपको स्पीच लिखनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये ग्रामर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ग्रामर है, इसमें ऑलमोस्ट शायद 8 मार्क्स आते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि कुछ चीज़ें होंगी जो पास्ट में होंगी उसको प्रेजेंट में बदलना है। कुछ इसमें आपको टेंसेस होंगे या नरेशन होंगे, कहीं पे कॉमा होगा वो आपको हटाना है, कहीं पे फुल स्टॉप होगा वो आपको हटाना है, यहाँ पे लगाना है फुल स्टॉप कहीं पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि somebody knocked my, यहाँ पे इसने लिखा है ऑन हिज डोर। तो ऑन हिज मतलब आप बोल रहे हो, पहले आप खुद की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई, ठीक है। हिज को आपको काटना है तो माई लिखना है। एज सुन एज आई ओपनड, इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पे करेक्ट लिखने हैं, ठीक है। पहला आता है आपका माई, उसके बाद आपका क्या आता है, देखो डोर पे यहाँ पे इसने क्या लिखा है, कॉमा, तो यहाँ पे कॉमा तो नहीं आएगा ना, फुल स्टॉप आएगा। आई सी तो नहीं आएगा ना, आई सा, क्योंकि ये पास्ट में ना। आई सा माई फ्रेंड स्टैंडिंग देयर, आई वॉज डिलाइटेड एंड वेलकमड हिम इनसाइड, ही हैज़, ये हैज़ नहीं हैड आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कम टू इनवाइट मी ऑन द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर नेक्स्ट वीक, वो मेरे पास आया था किसके लिए, इनविटेशन के लिए, जो उसकी बहन की शादी है, कब, नेक्स्ट वीक। आई हैड, वॉज नहीं आएगा, हैड आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टुक तो नहीं आएगा, टेक आएगा, टेक प्लेस इन नियर बाय बैंक्वेट हॉल, आई एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, देन आई एक्सेप्ट एंड थैंक्स नहीं आएगा, थैंक आएगा, हिम फॉर द सेम, माई मदर सर्वड अस विथ टी, जो मेरी माँ है उन्होंने हमें क्या दिया, टी दी, एंड सम, तो यहाँ पे ये वाला सम नहीं है, तो कौन सा सम आएगा, एसो एमी सम आएगा, सम स्नैक्स, ठीक है। उसके बाद ही लेफ्ट सून एज ही हैड टू
विजिटेड नहीं विजिट आएगा, सम अदर टू सम अदर पीपल टू द फॉर, तो नहीं आएगा फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे आपको एडिट करनी है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके राइटिंग स्किल्स और ग्रामर में, वो क्या है कि सॉरी ये आपका लिटरेचर पार्ट है अब। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका सेक्शन सी है। तो ये जो सेक्शन है इसमें आपको 30 मार्क्स आते हैं, बट ये जो सेशन है इसके लिए आपको बुक्स देखनी पड़ेंगी। ठीक है, किसी भी हालत में, ऐसे नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है। एक्सट्रैक्ट मीन्स एक पोइम है, उसमें कुछ लाइंस दी गई है, कुछ उसका एक पैराग्राफ दिया गया है, और उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस बोले गए हैं, उनको आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अगर हम पहले आंसर की बात, क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है हु इज़ आंट, ठीक, एफ्रेड, हु इज़ द आंट एफ्रेड ऑफ। ये जो पोइम होती है ना, इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको ये ना यो कंफ्यूज करते हैं, ये ना, लाइक ही हु इज़ द आंट एफ्रेड ऑफ। डैट मीन्स कि जो आंट है वो किन से डर रही थी। जो आंट आपने पढ़ा होगा, ये इसमें ये जेनिफर का जिक्र करा, जो आंट थी जिसका नाम था जेनिफर, ठीक, वो किसको डर रही, वो किससे डर रही थी। एक तो हस्बैंड से, मुझे शायद अभी भी याद है। ठीक है, एंड द मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, मतलब एक तो अपने हस्बैंड से डर रही थी। देखो इट इज़ लाइक ए फेमिनिज्म। ठीक है, वो तो अपने हस्बैंड से डर रही थी, और क्या, जो मेल है, जो मर्द है, जो डोमिनेट करते हैं वर्ल्ड को, उनको, उनसे वो डर रही थी। वाई डू द टाइगर्स रिप्रेजेंट हियर, व्हाट डू द टाइगर्स, टाइगर्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं इस पोइम में। जो टाइगर्स है ना वो क्या करते हैं रिप्रेजेंट, टाइगर जो है ना, डैट रिप्रेजेंट्स, वो क्या करते हैं, फ्रीडम को करते हैं वो रिप्रेजेंट, ठीक, आज़ादी को। और क्या कहते हैं, कवरेज। ठीक है, ये चीज़ें वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं। हाउ वाज मिसेस जेनिफर फेल्ड इन हर एम, वो कैसे फेल हो गई अपनी एम में। ठीक है, तो ये भी आपको, ये चीज़ें आपको ज़रूरी लिखनी है। ठीक है, और ये इसके लिए आपको क्या है, इसके लिए क्राइटेरिया है कि आपको इसका पोइम तो सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इसका सेंट्रल आइडिया, जो मतलब ये पोइम क्या कह रही है, वो आपको पढ़ना है बुक पे, उसके बाद उसको समझना है, और इसकी पोइट कौन है, ये किसने लिखी है, वो भी याद होना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द सेकंड लाइन। तो जो सेकंड लाइन है, देखो यहाँ पे स्टिल रिंगेड विथ ऑर्डर शी वॉज मेजर्ड बाय, डैट मीन्स कि यहाँ पे तो डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं है, तो कौन सा कंपेरिजन है, इनडायरेक्ट। इसको आपने पढ़ा होगा, 10th में भी आपने पढ़ा होगा, मेटाफर। ठीक है, मेटाफर इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, तो ये चीज़ें है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये भी ऑलमोस्ट है पोइम से, कि आपको आंसर लिखना है फॉलोइंग क्वेश्चन एनी टू। इन जो 3 क्वेश्चन हैं इनमें आपको सिर्फ 2 के आंसर लिखने हैं, और यहाँ पे दिया गया भी है ये किन से, जो आपकी ये जो है ना ये पोइम माई मदर एट 66, ये आपको ज़रूरी पढ़नी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको किसी भी हालत में इसका सेंट्रल आइडिया, शायद इसकी वो है, ये आपको 10th में भी शायद थी, कमला दास शायद इसकी है, वो जो पोइट है। तो ये आपको पढ़ना है, ये आपको याद करना है, याद नहीं करना है, सिर्फ आप आइडिया याद रखो, इसकी थोड़ी समरी याद रखो, तो आपको फिर खुद आप क्वेश्चंस के आंसर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद सिंबल्स, सिंबल्स मीन्स जो आपको वो ना, वो यहाँ पे सिंबल्स यूज़ हुए हैं आपके पोइम में, उसके पोइम में, और यहाँ पे पोइम का नाम भी है, कीपिंग क्वालिटी भी आपको पढ़ना है, रोड स्टैंड साइड भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको दोनों, सिर्फ 2 के क्वेश्चंस आंसर लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 आता है, वो क्या है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद आपको क्वेश्चंस है जो आपके प्रोज वगैरह सेशन में आपके क्वेश्चंस आए, उनमें सिर्फ 3 का, यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग है, डीप वाटर है, द रैट ट्रैप है। तो ये आपको बस इनके भी आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है समरी। ठीक है, चाहे वो प्रोज हो, पाइम हो, कोई भी चीज़ हो ना, समरी याद रखो, हो जाएंगे अल्लाह की कसम क्वेश्चंस, बहुत आसान है। उसके बाद अगर आप देखोगे, ये जो आपका क्वेश्चन है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में आपको 2 लिखने हैं। इसका मतलब ये है कि जो द टाइगर किंग या द एनिमी, इनमें से आपको किसी को अच्छे से पढ़ना है। हालांकि किसी और चैप्टर से भी आ सकता है, तो बट एनिमी जो है ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिससे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते हैं, तो आप ये पढ़ोगे, उसकी समरी पढ़ोगे, फिर आपको आएंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें इन दोनों में से आपको और है एक ही लिखना है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, जो ये जो क्वेश्चन आता है ना 11, कि हमेशा आप मेरी बात याद रखना, ये हमेशा किससे आएगा, ये आएगा प्ले से, जो आपका एक ही ड्रामा है, उसका नाम है शायद ऑन द फेस ऑफ इट।
ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट उसकी आप समरी याद रखना, उसके कैरेक्टर्स मतलब कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, जैसे मिस्टर लैम है, डैरी है, मिस्टर लैम, डैरी, ये सब चीज़ें जो भी हैं उसमें वो आप याद रखना, उनके कैरेक्टर्स, उनका रोल याद रखना, तो फिर आसानी ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए ये जो 5 मार्क्स है ये सिर्फ एक ही चैप्टर से आते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखो इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश बहुत आसान है। ठीक है, मैंने आपको अभी बोला कि सेक्शन ए जो आपका है वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, उसमें पैसेज है। पैसेज में आपको एक ही चीज़ है कि आपको पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, बस। उसके बाद आपका सेक्शन बी है राइटिंग स्किल्स। तो अभी के जो आपके दिन हैं, 2 दिन आप इन सबको दीजिए, क्योंकि यही आपका 50% बनता है। ठीक है, 50 मार्क्स तो यही बनते हैं, मतलब 70%, क्योंकि 80 में अगर हम 50 बात करेंगे तो 75% क्या बनता है, डैट इज़ राइटिंग स्किल्स एंड आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो इन 2 चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करें। किस पे, एक तो राइटिंग स्किल्स पे और आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे। 2-3 पेपर्स को ट्राई करें, पीडीएफ से आप कर सकते हो। ठीक है, उनके नोट्स बनाएं, बस मेक नोट्स, मेक मैन नोट्स। ठीक है, और हमेशा नोट्स में आपको ये चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे भी फैक्ट है कि यहाँ पे ये हुआ है, फैक्ट है ना, उसको लिखना है, उसको मैन नोट्स में लिखना है। उसके बाद उस फैक्ट के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको सब नोट्स में लिखना है। लाइक अगर आपको समरी ढूंढनी है तो आप लास्ट पैराग्राफ में ढूंढोगे, सॉरी, जब आपको टाइटल ढूंढना है तो आप लास्ट पैराग्राफ में ढूंढोगे, और जो समरी है वो लिखना है कि जो आपने इस पॉइंट में समझा उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। और आप नोट्स में आप कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ग्रेट होगा GR8, फिर आप उसको लिखोगे कीवर्ड्स में, GR8 का मतलब ग्रेट। ठीक, जैसे लर्निंग्स होगा, आप लिखोगे LRNGS, फिर आप उसको लिखोगे लर्निंग्स, ऐसे सीधे फुल फॉर्म में। तो ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपका पॉइंट सेक्शन है ना, पॉइंट में आपको यही रखोगे यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक तो पोएटिक डिवाइसेस जैसे सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, ये सब चीज़ें आप याद रखोगे, और पोइट कौन है, और थोड़ा उसका सेंट्रल आइडिया, बस। और जो आपके जो प्रोज हैं उनमें आप समरी याद रखोगे, हो जाएगा, पेपर बहुत आसान है। ठीक है, बाकी अल्लाह हाफिज़।